स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। देहरादून में आज नियुक्ति पत्र वितरण और नवनिर्मित जो प्रेक्षागृह है उसका लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। बताते यह चले कि प्रदेश में अब तक 20,000 पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद प्रदेश में नकल पर रोक लगी है। वो इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत किया। इस कार्यक्रम में सीएम धामी ने अपने विचारों को भी साझा किया। सहज रूप से उपलब्ध हो सकें उसके लिए हम काम कर रहे हैं और इसमें 5 मेडिकल कॉलेज पहले ही संचालित किए जा चुके हैं, जबकि 2 और मेडिकल कॉलेजों का कार्य अब अंतिम दौर पर पहुंच गया है। तेजी से उन पर भी काम हो रहा है। इतना ही नहीं, हल्द्वानी, देहरादून और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी विभाग भी स्थापित किए गए हैं, जहां कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी जैसी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही हल्द्वानी में राज्य के प्रथम आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ साथ हम राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में हेली सेवा भी प्रारंभ कर चुके हैं, जो किसी भी आपात स्थिति में सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित हो रही है। अनेक अवसरों पर उस हेली सेवा के कारणों को हम लोगों के स्वास्थ्य को और आपात स्थिति में उनको लाने में बहुत मदद प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त राज्य में निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचें, उनकी भी निःशुल्क सुविधा राज्य के अंदर प्रदान की जा रही है। हमारी सरकार द्वारा जहां एक और जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का आधुनिकीकरण कर उन्हें बेहतर सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है, वहीं उत्तराखंड में टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से दूर दराज के गांवों में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श सुविधा भी प्रदान की जा रही है। हम अपने सभी सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में चिकित्सा शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए अब तक 173 असिस्टेंट प्रोफेसर, 56 संकाय सदस्य, 185 तकनीशियन भी नियुक्त किए जा चुके हैं। आप सभी भली भांति याद होगा आप सभी को कि पहले उत्तराखंड में किस प्रकार से भर्तियों में पक्षपात होता था, किस प्रकार से नकल माफिया हावी रहते थे और कैसे धांधली होती थी, भ्रष्टाचार होता था, जिसकी वजह से जो हमारे योग्य उम्मीदवार होते थे, योग्य अभ्यर्थी जिनका चयन होना चाहिए था, उन प्रतिभाओं का भविष्य अंधेरे में जा रहा था। और उनका ही नहीं भविष्य अंधेरे में जा रहा था, उनके माता पिता जो अपने बेटे बेटियों के माध्यम से जो अपने जीवन में नहीं कर पाए, वो सोचते थे कि हमारे बच्चे जो है उसको आगे बढ़ाएं, उनके सपनों को पूरा करें। यानी कि केवल बेटे बेटियों का सपना नहीं होता था, बेटे बेटियों के साथ उनके माता पिता का सपना भी जुड़ा होता था। और नकल माफियाओं की इस नकल के कारण से, उनके बड़े सिंडिकेट के कारण से उन गरीब माता पिताओं का सपना टूटता था, उनके बच्चों का सपना टूटता था, उनकी हिम्मत टूटती थी। भाइयों बहनों, हमने नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई करी और उन नकल माफिया की पूरी तरह से कमर तोड़ने का काम किया और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। भर्ती प्रक्रियाओं में लगे कलंक को मिटाने के लिए हम राज्य में देश का सबसे सशक्त नकल का कानून लेकर आए। उसी का परिणाम है। मैं तो अभी इस कार्यक्रम में आने से पहले एक बड़े चैनल के कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ दिल्ली में, तो मैं तो भूल ही गया था कि 1300 लोग आज जुड़ गए और इससे पहले कुछ और जुड़ गए। मैं तो वहां 20,000 से अधिक कह रहा था। अभी धन सिंह जी ने कहा कि 22,000 से अधिक हो गए। इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर जो है हमारी हो चुकी है। आप सोचिए कि राज्य स्थापना के बाद 20 सालों में नियुक्तियों का नंबर कितना था और इन सालों में कितना हो गया। और ये यहीं पर रुकने वाला नहीं है, ये अनवरत रूप से चलने वाला है। यानी कि जितनी हमारी नियुक्तियां होनी है वो सारी नियुक्तियां होंगी। भाइयों बहनों,
आप सभी चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर ये सुनिश्चित की जा रही है ताकि योग्य उम्मीदवारों को उनके कौशल और परिश्रम का पूरा लाभ मिल सके। आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने के पश्चात अब निश्चित रूप से हमारी जहां स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ेंगी, हमारा यह आंकड़ा भी बढ़ गया। सीधे सीधे ये वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून सचिवालय में एक समीक्षा बैठक की। बताते चले कि समाज कल्याण, महिला कल्याण और बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में मौजूद अधिकारियों संग अहम चर्चा भी इस दौरान किया गया। तो जहां बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक किया गया और साथ ही साथ इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। सीएम धामी जहां सभी को दिशा निर्देशित करते हुए नजर आए। उत्तराखंड में अवैध मदरसों और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। हाल ही में हरिद्वार में 5 अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई और उन्हें सील किया गया। इस मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्रवाई का जायजा लेते हुए कार्रवाई जारी रखने की बात कही। सीएम धामी ने कहा कि हम प्रदेश में अवैध मदरसों और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज रखेंगे। हम राज्य में एक वेरिफिकेशन अभियान शुरू करेंगे। साथ ही यह भी कहा कि कोई पहचान छिपाकर बाहर से आएगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। देखिए, इसके पीछे देवभूमि का मूल स्वरूप बनाए रखना है और अवैध अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है, अवैध मदरसे है। हमने कहा है कि देवभूमि के मूल स्वरूप को किसी भी कीमत पर हम खराब नहीं होने देंगे। देवभूमि का अस्तित्व बचा रहना चाहिए क्योंकि देवभूमि को पूरे देश दुनिया के लोग देखते हैं और कानून के साथ जीना सबकी आदत में आना चाहिए। और देवभूमि में अब जो भी रहेगा, बाहर से आएगा, असंदिग्ध अवस्था में आएगा, पहचान छिपा के आएगा, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई प्रारंभ की है। 160 के करीब ऐसे मामलों में अभी कार्रवाई हुई है अवैध जो रूप से चल रहे थे। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बहुउद्देशीय शिविर की तैयारियों का निरीक्षण किया। आगामी 29 मार्च को मसूरी विधानसभा क्षेत्र के सर्वे स्टेडियम हाथी बड़कला में शिविर का आयोजन होगा। इस दौरान ही उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री जोशी ने कहा कि यह शिविर जनता तक जनहितकारी योजनाओं को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो मंत्री गणेश जोशी ने दिशा निर्देश दिया और साथ ही साथ कहा कि 3 साल पूरे होने पर एक बड़ा आयोजन किया जा रहा, बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा, जिसमें तैयारियां जो हैं उसको जल्द से जल्द पूरा होने के लिए निर्देशित किया और साथ ही साथ यह भी कहा कि विकास का जो कार्य है वो आगे बढ़ता रहेगा। गणेश जोशी ने शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान जो खामियां पाई गई हैं उसको लेकर के भी बात करते हुए नजर आए और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ किस तरीके से जल्द जो तैयारियां हैं उसको पूरा किया जाए उसको लेकर के भी निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं। वह क्षेत्र के भ्रमण पर पहुंचे कांग्रेस पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने जहां बेरीनाग में प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने कहा कि प्रदर्शन में बीजेपी सरकार 3 साल बेमिसाल मना रही है, लेकिन प्रदेश बेरोजगार, महंगाई चरम पर है। वही साथ ही यह भी कहा कि खनन और शराब माफियाओं को बढ़ावा देने के साथ ही भ्रष्टाचार समेत जो तमाम आरोप हैं वो भी लगाने का जो आरोप है वो विपक्ष की ओर से लगाए गए और साथ ही कहा कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, 3 साल पूरे होने से क्या हुआ। वो उत्तराखंड में अवैध मदरसों, मस्जिदों को निर्माण पर लगातार कार्रवाई की जा रही, जिससे राज्य की जो राजनीति है उसमें तूफान मचा हुआ है। जहां एक और कांग्रेस इसका विरोध कर रही तो भाजपा इस पर कार्रवाई को सही ठहरा रही और इसे जारी रखने की बात कर रही।
वो इसी बीच बीजेपी के लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप सिंह रावत का एक नया बयान सामने आया है। देखिए, खुले में नमाज हो, अरदास हो या पूजा हो, ये सब के सब जो है अवैध है, ठीक नहीं है। और मैं समझता हूं कि जो भी संप्रदाय वाले इस काम को कर रहे हैं उनको स्वयं ही एहतियात बरतनी चाहिए और ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि सरकार इस पे प्रतिबंध लगाए। और अगर कोई ऐसा करता है तो निश्चित रूप से सरकार को बिल्कुल कड़ा कठोर कदम उठाकर इन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। वो उत्तराखंड में धामी सरकार अवैध मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। राज्य में अब तक अगर बात करें तो 136 मदरसों को सीज किया गया है। सरकार के इस कदम को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चों के मौलिक अधिकारों के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो मदरसे कानून के तहत रजिस्टर हैं वो ठीक है, लेकिन जिन मदरसों ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रतिमा सिंह ने नौनिहालों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर सावधानी बरतने की सलाह दी। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का भी यही मानना है कि जो बच्चे हैं जिनका मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, उनके मौलिक अधिकारों का जो है हनन नहीं होना चाहिए। और वो मदरसे जिन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया है और एक जो लॉ की प्रक्रिया है उसके तहत उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या रजिस्ट्रेशन किसी तरीके से पेंडिंग है, उसके बावजूद भी वो रन कर रहे हैं, तो बिल्कुल सरकार चाहती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन एक जो प्रोसेस होता है, जो लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस भी जिसे हम कहते हैं, उसका भी सरकार को जो है ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चों का भविष्य है उसको सुरक्षित करना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि अगर मैं शिक्षा के मौलिक अधिकार की बात करूं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार, फ्री शिक्षा का अधिकार जो मिला हुआ है संविधान के तहत, उसको पूरी करने की जो जिम्मेदारी है वो प्रदेश सरकार की है। तो चलिए, बुलेटिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आप सबूत है म्यारू प्रणाम मिथे भरोसा छे कि आप लोग कुशल मंगल होला। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। अब आसमां पे जाने का सबको जुनून छाया है। नई रोशनी को भर के हम मुट्ठी में लेके आए हैं। हर घर पे रोशनी लहके सपना पूरा हो पाया है। नई पौध को दिए हमने हक, आसमां पे लहराने का। कहीं सोच से भी ज्यादा पाया, खुद को भी आजमाने का। छेड़ी है अब लड़ाई हक की उसे, जीत उसमें भी पानी है। हर दम आँख में नई रोशनी अब लानी है। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। अब आसमां पे जाने का सबको जुनून छाया है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस बुलेटिन में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के गौशाला पर दिए गए बयान को लेकर के हरिद्वार के संत समाज में भारी आक्रोश फैल गया। संतों ने इसे सनातन धर्म पर हमला करार देते हुए अखिलेश से माफी की मांग की है। उनके बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है, इसे धर्म का अपमान बताया। वही संतों ने चेतावनी यह भी दिया कि यदि अखिलेश यादव ने अपना बयान वापस नहीं लिया तो वे सड़कों पर उतर कर विरोध करेंगे।
आज अखिलेश यादव जी का एक बयान मैंने देखा जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बदबू पसंद है इसलिए वो गौशाला बना रहे हैं और हमें इत्र पसंद है इसलिए हम इत्र पार्क बना रहे हैं। मैं उन्हें याद दिलवा देना चाहता हूं कि ये भारतीय संस्कृति है जिसमें समुद्र मंथन के अंदर तीसरे नंबर पे गोदेनी गौ मंथन में निकली थी और जिसकी पूजा पूरा विश्व करता है और हिंदू धर्म में इसकी सबसे ज्यादा मान्यता है और इसी का दूध पी के वो आज इतने बड़े हुए हैं जिसमें से उन्हें महक आने लग गई है। ये बड़ा ही शर्मनाक उन्होंने वाक्य कहा है जिसका हर एक समाज विरोध करेगा। और मैं उन्हें ये भी याद दिलवा देना चाहता हूँ, भले ही उन्होंने सिडनी में अपने पर्यटन से इंजीनियरिंग करी लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी वो अपने संस्कार को भूल गए हैं। अपने चाचा तक को वो इस तरीके की टिप्पणियां करनी शुरू कर देते हैं, तो इसी से ये स्वभाव नजर आता है। आकाश, उन्होंने अपने पूर्व में जाके इतिहास पढ़ा होता तो आज इस तरीके की वो टिप्पणी ना करते। निश्चित ही अखिलेश यादव हो या इनसे जुड़े हुए जितने भी नेता हों, राहुल गांधी हो, इस प्रकार के जितने भी विपक्ष में बैठे हुए ये लोग हैं, इनको इस प्रकार के बयान देकर उनको आनंद आता है और उनको सुहाता भी है, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते हैं कि समाज का विघटन कैसे करना है, समाज में वैमनस्य कैसे फैलाना है। वो सब काम में निपुण हैं। आज अखिलेश यादव को गौशाला से दुर्गंध आती है, लेकिन अपने यहाँ निज निवास पे गाय भी पालते हैं, मंदिर भी बनवाते हैं, गंगा में भी स्नान करते हैं, सनातन धर्म के जितने कार्य हैं वो भी करते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर कदम निकालते हैं तो सनातन विरोधी बातें कर कर और सनातन के प्रतीक चिन्हों पर लगातार हमलावर होकर समाज में विघटन करना, वैमनस्य पैदा करना और एक वर्ग विशेष को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। भारत की राजनीति को न जाने क्या हो गया है, रोज गंदगी परोसी जा रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण, किसी को गौशाला में बदबू आ रही है गौशाला खोलने पर, कोई फ्री बांटने में लगा है। इस देश के नेताओं को आखिर हो क्या गया है? इस देश को ये किधर ले जाना चाहते हैं? केवल सत्ता का सुख ही इनको चाहिए क्या? पिछले कुछ दिनों से ऐसे एक परिदृश्य भारत में उत्पन्न हो गया है। किसी समय देश में ऐसे ऐसे नेता होते थे, लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे होते थे और अनेक लोग हुए, राम मनोहर लोहिया जी हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग हुए, जिनका नाम भी लोग बड़ी श्रद्धा पूर्वक लेते थे। आजकल के नेताओं के बयान सुनकर तो लगता है कि भारत की राजनीति आखिर किस दिशा में जा रही है। बड़ा सोचनीय है, बड़ा विचारणीय है ये। वही जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज खाद्य गोदाम गुलर घाटी का औचक निरीक्षण किया और दूसरे दिन भी प्रशासन की कार्रवाई गतिमान है। एसडीएम और प्रशासनिक अमला मौके पर गोदाम में अनाज की सैंपलिंग की, प्रत्येक खेप की सैंपल कर रही है। एसडीएम के निरीक्षण के दौरान गोदाम में रजिस्टर मेंटेन न होने और रखरखाव व्यवस्था में कई लापरवाही भी सामने आई है। बुलेटिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आप सबूत है म्यारू प्रणाम मिथे भरोसा है कि आप लोग कुशल मंगल होला। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। अब आसमां पे जाने का सबको जुनून छाया है। नई रोशनी को भर के हम मुट्ठी में लेके आए हैं। हर घर पे रोशनी लहके सपना पूरा हो पाया है। नई पौध को दिए हमने हक, आसमां पे लहराने का।
सच से भी ज्यादा पाया, खुद को भी आजमाने का। छेड़ी है अब लड़ाई हक की उसे, जीत उसमें भी पानी है। हर दम आँख में नई रोशनी अब लानी है। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। अब आसमां पे जाने का सबको जुनून छाया है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस बुलेटिन में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उधम सिंह नगर में बाबा तरसेम सिंह हत्या के दूसरे आरोपी सरबजीत सिंह को पुलिस ने काशीपुर में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। वो इससे पहले मुख्य आरोपी अमरजीत सिंह को एसटीएफ और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने बीते वर्ष रुड़की में मुठभेड़ में मारा गिराया था। जब पुलिस टीम सरबजीत को पंजाब से काशीपुर ला रही थी तो वाहन का टायर फटने के बाद आरोपी ने पिस्तौल छीनकर पुलिस पर गोली चला दी थी। जवाबी कार्रवाई ने पुलिस में उसे गिरफ्तार कर लिया है। वही मुठभेड़ में 3 सिपाही घायल हुए थे। सरबजीत सिंह पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 16 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय के उत्तराखंड राज्य को भयमुक्त और अपराध मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा करने में उधम सिंह नगर पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। पिछले वर्ष बाबा तरसेम की हत्या नानक मत्ता थाना क्षेत्र में की गई थी, जिसके मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह को कल रात तरन तारण से गिरफ्तार किया गया। सरबजीत सिंह पर 2 लाख रुपए का इनाम था और इसकी सूचना पुलिस को बहुत दिनों से प्राप्त हो रही थी, लेकिन ये समय समय पर अपना स्थान बदलता रहता था, जिसके कारण से इसका पकड़ा जाना मुश्किल हो रहा था। कुछ दिन पूर्व मेरे द्वारा नानक मत्ता थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें कुल 12 लोग थे और कल रात को सरबजीत को तरन तारण क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। वहीं इस बार फिर से 4 धाम यात्रा में वीडियो रील बनाने वालों यूट्यूबर्स की एंट्री रोकने की तैयारी की जा रही। केदारनाथ बद्रीनाथ पंडा समाज ने यह तय किया है कि जो रील बनाने वाले लोग हैं मंदिर परिसर में उन्हें आने नहीं देंगे। यदि कोई ऐसा व्यक्ति करता हुआ पाया गया तो बिना दर्शन के ही वापस लौटा देंगे। इस बारे में प्रशासन को भी बता दिया गया। केदारनाथ सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने बताया है कि पिछले साल रील बनाने वालों के चलते काफी अव्यवस्था फैली थी। समुद्र तल से 12,000 फीट ऊपर केदारनाथ धाम में ढोल नगाड़ों का शोर सिर्फ रील बनाने वालों के लिए ही किया गया था। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।